Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats from class 6th science semester 2 NCERT syllabus. In our last video we started chapter 9, the living organisms and their surroundings from class 6th science. Today we are going to continue this chapter. So we completed first portion, that is 9.1, and we were doing 9.2. so in 9.2 it was habitat and adaptation, so we'll continue today from that. Now the plants and animals, the place where organisms live is called habitat. Habitat means a dwelling place, a home. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. तो जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसे हैबिटेट यानी कि वास कहते हैं. वास मतलब जो रहने की जगह. हैबिटेट का अर्थ होता है निवास स्थान यानी कि एक घर. तो हैबिटेट जीवों को भोजन, पानी, हवा, आश्रय यानी कि रहने की जगह और दूसरी बहुत सारी आवश्यकताएं प्रदान करती है. कई प्रकार के पौधे और जानवर एक ही निवास स्थान में रहते हैं. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Some example of terrestrial habitats are forest, grasslands, desert, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Lakes, rivers and ocean are some example of aquatic habitats. They are large variations among terrestrial habitats like forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. तो भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल है जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र. ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर आता है. टेरेस्ट्रियल का मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं. दूसरी ओर पौधे के आवास और पानी में रहने वाले जानवरों को जलीय निवास यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट स्थान कहा जाता है. झीलें, नदियाँ और महासागर एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बीच बड़ी विविधता है. घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पहाड़ी क्षेत्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं. द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. द नॉन लिविंग थिंग्स such as rocks, soil, air and water in the habitat constitutes its abiotic components. Are sunlight and heat biotic or abiotic components? We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. तो biotic components किसे कहते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स को आप लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हो. यानी बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब जैविक घटक, यानी आप इसको कह सकते हो जिसमें जीवन होता है. तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स यानी जीव में पौधों और जानवरों जिस हैबिटेट में वो लोग रहते हैं उसे बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है. और ऐसे हैबिटेट में जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, निर्जीव चीज़ें यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. तो क्या सूरज की रोशनी और गर्मी बायोटिक या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स है? ये सवाल हमसे किया गया है. हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं. तो आइए हम कुछ अबायोटिक फैक्टर्स और बीजों पर उनके प्रभाव को देखें, क्योंकि वे यंग प्लांट्स में से यानी कि जो छोटे छोटे जो बीज है, छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें से ही ये डेवलप हो रहे हैं. तो बेस्ड ऑन दैट वन एक्टिविटी इज़ गिवन हियर. यू कैन सी एक्टिविटी 2. So recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. This is the beginning of the life of new plant. तो अगर आप
जो आपका चैप्टर 1 था उसकी 5th एक्टिविटी को याद करें तो हमने उसमें मूंग और चना के बीज से स्प्राउट्स किया था। जब बीज स्प्राउट में बदल गए तो उसे जर्मिनेटेड कहा गया है। यह एक नए पौधे की जीवन की शुरुआत है। तो कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। डिवाइड द सोक्ड सीड्स into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. तो कुछ सूखे मूंग के बीज ले लीजिए, 20 से 30 बीज अलग रखें और बाकी को इसमें एक दिन के लिए भिगो दें, यानी कि आपको बाकियों को पानी में भिगो देना है। भीगे हुए बीजों को 4 भागों में आप डिवाइड करें, फिर उसमें से एक भाग को पानी में पूरी तरह से भिगा कर रखें। तो डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज इन वाटर। कीप वन पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन अ सनी रूम एंड इन अनदर इन अ completely dark region like a cupboard that does not allow any sunlight to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any of these uses? तो अब आपको क्या करना है, तो सूखे बीजों को पानी में डूबे मतलब आप देखिए कि उसे आपको हैरान नहीं करना है, मतलब आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो भिगोए हुए बीजों के एक गिलास को आप धूप में रखें और दूसरे को एकदम अंधेरे कमरे में रखें। तो आप अंधेरे कमरे में कैसे कर सकते हैं, एक अलमारी ले सकते हैं। अलमारी में इस तरह रखें कि किसी भी तरह की रोशनी अंदर आने को मतलब वहाँ पे अलाउड ही ना हो। और सबसे लास्ट पार्ट को एकदम ठंडे वातावरण में रखें, या फिर आप कह सकते हैं एक फ्रिज में, जहाँ उसे चारों तरफ से आप बर्फ़ से घेर कर रखें और हर रोज़ उसे धो लें और फिर उसका जो पानी है आप उसे बदलते रहें। तो कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, क्या सभी के सभी एक जैसी कंडीशन में समान रूप से जर्मिनेट हुए हैं कि नहीं? क्या इनमें से किसी भी जर्मिनेशन प्रोसेस में कोई बीज ऐसा था जिसमें जर्मिनेशन की जो प्रोसेस थी वो कम थी या कोई जर्मिनेट नहीं हुआ? सो डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, water, light and heat are important for the growth of plants? In fact, abiotic factors are important for all living organisms. तो आप क्या महसूस करते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स जैसे वायु है, जल है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ये सब पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तव में अबायोटिक फैक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। तो वी फाइंड that organisms exist in very cold as well as very hot climates, isn't it? How do they manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. तो हम पाते हैं कि जीव बहुत ठंड के साथ साथ बहुत गर्म जलवायु में भी मौजूद हैं, तो है ना। तो वे जीवित रहने का प्रबंध कैसे करते हैं? तो अडेप्टेशन वह तरीका है जिसके द्वारा जीव जलवायु में अच्छी तरह से एकदम आप कह सकते हैं एडजस्ट हो जाता है, अपनी जो सराउंडिंग है उससे बहुत अच्छे से वो एडजस्ट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे ये जो पेज नंबर 82 है, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ब्लू कलर से लिखा गया है, हम इसको समझ लेते हैं। Now there are some changes that can happen in an organisms over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. For instance, if we live in the plains and suddenly go to the high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changed conditions on the high mountain. Such small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome shell problems due to the changes in the surroundings are called assimilatization. These changes are different from the adaptations that take place over thousands of years. तो कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए जीवों में हो सकते हैं ताकि उन्हें अपने सराउंडिंग्स में कुछ बदलावों को एडजस्ट करने में मदद मिल सके।
यहाँ पे इस तरह से आपको बताया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देते हैं तो हम इन मैदानों में रहते हैं और अचानक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में आपने देखा होगा कठिनाई होती है। और कई बार तो कई लोगों को जब वो ऐसी ऊंची जगह पे जाते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज करते समय तेज़ उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है जब ऊंचे पहाड़ों पर वो लोग जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उनका शरीर है या हमारा जो शरीर है वो ऊंचे पहाड़ का जो सराउंडिंग है उससे एकदम एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो एक ही जीव के शरीर से कम समय में होते हैं ताकि सराउंडिंग में हुए चेंजेस के कारण होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जाता है ऐसे एडजस्टमेंट के कारण। तो ये परिवर्तन हज़ारों वर्षों से होने वाले अडेप्टेशन से आप कह सकते हैं एकदम अलग है। Now in the next page, so adaptation आप यहाँ पे देख सकते हैं adaptation does not take place in a short time. Over thousands of years the abiotic factors of a region change. Those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive. Animals adapt to different abiotic factors in different ways. The result is very of organisms present in the different habitats. Let us look at some habitats, the abiotic factors or this and the adaptation of animals to these habitats. तो अब हम यहाँ पे अडेप्टेशन के बारे में देख रहे हैं। तो अडेप्टेशन कम समय में नहीं होता है क्योंकि एक जगह के अबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। जो जीव इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकते वे मर जाते हैं, मतलब जो एडजस्ट नहीं हो पाते वो मर जाते हैं। और जो अडेप्ट होते हैं वो यहाँ पे जीव मतलब वो सरवाइव करते हैं। तो जीव अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स के लिए अलग अलग तरीक़ों से अडेप्ट होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। तो आइए अब हम ऐसे ही कुछ हैबिटेट्स को देखेंगे। इन हैबिटेट्स में अबायोटिक फैक्टर्स और जानवरों के अडेप्टेशन को हमने समझा। अब जो हम देखेंगे 9.3 फिगर, दैट इज़ अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। सो वील अंडरस्टैंड, विल फिनिश दिस थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।